अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सब समझते हैं कि शायद हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रोल नहीं है, बट एक्चुअली में हमारी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, इर्द गिर्द के लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और चाहे वो जितना भी छोटा हो या जितना भी इम्पैक्टफुल हो, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। और हमेशा ये सोचकर चलें लाइफ में कि दूसरों के साथ वैसे बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें। अगर हम सब फैसला कर लें कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, खुद अच्छा बिहेव करेंगे, दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे, तो सोचे जिंदगी और दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में फ़ख्र जितलाएंगे। यानी इससे मुराद ये है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करेंगे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पर फ़ख्र जितलाना और एक दूसरे को ये दिखाना कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है और हम ज़्यादा बड़ी मस्जिद तामीर कर सकते हैं। यानी जो दिलों का इखलास होता है, जो तकवा और परहेजगारी है, वो नहीं मकसद। और मस्जिदों की तामीर से मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी भी नहीं है, बल्कि मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि अपनी दौलत की नुमाइश की जाए और अपना माल दिखाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवैये को, इस सोच को और इस किरदार को आपने फरमाया कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त आपका जो एटीट्यूड होता है या आपका माइंडसेट होता है, वही एक्चुअली में आपके पूरे दिन पर रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप सुबह के वक्त अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पूरा दिन कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रेसेस के साथ डील करना पड़ेगा, कोई भी काम जो कि आपने करने हैं, वो सब आपको एक्चुअली में पॉजिटिव लगेंगे, आसान लगेंगे, कंस्ट्रक्टिवली आप उनको कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सुबह ही माइंडसेट थोड़ा उदास सा है, परेशान है, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं और स्पेशली नेगेटिव अगर सोच रहे हैं, तो आपका बाकी का पूरा दिन भी इसी तरह से गुजरने लगेगा। आगे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। तो ये जानेंगे फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, मौसम फैसलाबाद का जो है ना गर्मी जो है वो जाने के लिए तैयार है और ना ही सर्दी जो है वो आने के लिए तैयार है। शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो दिन के औकात में जो है वो गर्मी बरसाने लगता है, सूरज जो है वो गर्म जो है वो गर्मी दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही शाम जो है होती है, सूरज जो है वो तुलू होता है, तो साथ ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है और तेज ठंडी हवाएं जो है वो चलने लगती हैं। लेकिन अगर इस वक्त की दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है 37 डिग्री रहने का इम्कान है। चूंकि सूरज जो है वो भी चमकता है, तो इस तरह से लगता है कि जैसे गर्मियां जो है वो दोबारा से वापस आ गई हैं। लेकिन शाम के औकात में तेज ठंडी हवाएं चलने से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 54% है, जबकि हवाएं जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। और हवाएं चलने की वजह से शहर फैसलाबाद का जो मौसम है उसमें भी जो है वो तब्दीलियां आनी शुरू हुई हैं। और उसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी आइंदा रोज में बदलने की जो है पेशेनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा अगले एक हफ्ते तक जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन शहर फैसलाबाद के अंदर जो मौसमी तब्दीलियां जो है वो जारी हैं कि तेज ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और दर्जा हरारत जो उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। तो इससे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। हम सब जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है दिन ब दिन, बट एक्चुअली में अभी गर्मियाँ कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। तो कोशिश करें कि जहाँ पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ एक ठंडे पानी की बोतल ज़रूरी रखा करें। अगर आपको लगता है कि अब ठंडा पानी नहीं होना चाहिए तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें, बट डेफिनेटली पानी अपने साथ कैरी किया करें और अपने आप को दिन के थ्रू आउट हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हम समझते हैं कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्पेशली जब आप डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं तो वहाँ पर आपकी स्किन डैमेज होती है। अभी नहीं पता चलेगा आपको काफ़ी लेट जब आपकी स्किन
स्किन डैमेज ऑलरेडी हो चुकी होगी, जो कि छायों की शक्ल में, डिफरेंट मार्क्स की शक्ल में आपकी स्किन पर जाहिर होने लगते हैं। आगे चलते हुए बात करेंगे फैसलाबाद शहर की टॉप स्टोरीज के हवाले से। तो जी आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। सरकारी स्कूलों में उस्तादजा की कमी, नए उस्तादजा कब भर्ती होंगे? सिंगल नेशनल करिकुलम किस हद तक कामयाब हो सका? सिंगल नेशनल करिकुलम पर कब तक मुकम्मल अमल दरामद हो सकेगा? तो जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। बात करेंगे हमारी टॉप स्टोरीज के हवाले से भी और ई कॉमर्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और अगर आप एक्चुअली में इस साइट पर आना चाहते हैं, कॉमर्स की साइट पर आना चाहते हैं, आपके पास क्या स्किल सेट होना ज़रूरी है, क्या रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। फ्री रिसोर्सेज की भी बात करेंगे और ऐसी रिसोर्सेज भी जिनके लिए आप पे कर सकते हैं, इनकी भी बात करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज की दुनिया में एजुकेशन या डिग्री से ज़्यादा स्किल सेट मैटर करता है। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप लाजमी तौर पर अच्छी खासी अर्निंग अपने लिए कर सकते हैं। तो जी हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो जी सबसे पहले जहांगीर अशरफ हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हामिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जहांगीर, जिस तरह से मैं बात करी थी कि आज की दुनिया में डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्किल सेट होता है, और अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, आपको नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में, तो एक्चुअली में आप ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे। ई कॉमर्स का आज क्या पोटेंशियल है, और जो स्पेशली नौजवान हैं जो कि जॉब्स नहीं हैं जिनके पास, या अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से आज शायद हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ई कॉमर्स से? अच्छा फातिमा, अगर बात करें स्किल सेट की तो नो डाउट डिग्री जो है वो इंटरव्यू के दौरान साइड पर रखती जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप क्या हैं, आप अपने आप को जाहिर करें और अपने आप को डिफेंड करें कि आप काबिल हैं या नहीं हैं। स्किल कोई भी हो, वो ई कॉमर्स के हवाले से हो या और सॉफ्ट स्किल्स हों या कोई भी आपकी डिग्री से रेलिवेंट स्किल्स हों, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर प्रोफेशनल डिग्रीज भी ऐसी हैं कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, आपके पास स्किल्स नहीं होती रेलिवेंट। चाहे वो कंप्यूटर साइंस करने वाला स्टूडेंट हो, वो ई कॉमर्स में शायद उतना एक्सपर्ट ना हो, जिसने कोई 1-2 साल लगाए हैं वो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्निकली और फिजिकली उसने कहीं पे उसको किया होगा। ये हमारी जो सिलेबस और करिकुलम हमारा है, ये सिर्फ आपको एक गो थ्रू दे देता है उन चीज़ों से, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे तालीमी इदारों में वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, डिलीवर नहीं हो रही। और जितने भी इस वक्त सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनमें कोई भी ये नहीं होगा कि मैंने BSc किया है तो फिर मैं इस तरफ आया हूँ। BBA वाले बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा एडजस्ट हुए हैं, और क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बंदा ई कॉमर्स में या किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा एक गलत रुझान है कि हर बंदा एक सिमत में ना दौड़ लगानी शुरू कर देता है, हालांकि सब लोग उस फील्ड के लिए नहीं बने होते। ये लोगों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम आंखें बंद करके एक सिमत में चलना शुरू कर देते हैं। एक दौर कॉमर्स का आया था कि हर बंदा कहता था मैं ICOM करूँगा, उसके बाद BCom करूँगा, फिर MBA करूँगा। अब ICOM में कोई एडमिशन नहीं लेता। अब ICS का कोविड के बाद से इतना ज़्यादा एक वावेला मच गया है कि हर बंदा, अब मुझे कल ही कॉलेज के प्रिंसिपल बता रहे थे कि हमारे यहाँ FSC मेडिकल का 1 सेक्शन है, इंजीनियरिंग के 2 सेक्शन है, लेकिन ICS के 5 सेक्शन। इसका मतलब कि लोग अंधाधुंध अब कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि फिर बाद में कुछ सालों बाद लोग फेलियर का सामना करके दोबारा से अपना जो ट्रैक है वो बदलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा देखा देखी हम चल पड़ते हैं। सक्सेस स्टोरी जो है बहुत कम होती हैं, लेकिन फेलियर स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और चूँकि प्रोमिनेंट हमेशा बहुत ज़्यादा जो सक्सेस स्टोरीज हैं वही होती हैं, तो इसलिए लोग अपनी कैपेसिटीज़ को देखें, अपनी सलाहियतों को देखे बगैर किसी मैदान जंग में कूद जाना तो फिर शिकस्त ही होगी। तो पहले अपना इदराक करें कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। ये लाजिम नहीं है कि इसके अलावा फील्ड्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के दौर के हिसाब से। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप में थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप डिलीवर भी कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ इसमें भी आगे एक बड़ा समंदर है। ये एक चीज़ नहीं है कि एक कोई आपने कहा कि ई कॉमर्स ये एक चीज़ है, ये पूरी दुनिया है। इसके अंदर भी आप हर फील्ड में ई कॉमर्स को और IT को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि बच्चे की अपनी सलाहियतें क्या हैं। जब तक उसका कोई एक
मेंटोर नहीं होगा, उसका कोई टीचर नहीं होगा, तो वो फिर फंस जाएगा। सिर्फ यूट्यूब पे देख के हम ई कॉमर्स नहीं सीख सकते, सिर्फ हम किसी एक चीज़ को आइडियलाइज नहीं कर सकते। इसमें जब तक हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड एट द एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन पर या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर हम हमेशा जहांगीर, हमारी कोशिश होती है कि अपने शो में इम्पोर्टेंस दें। आज के वक्त में जिस तरह से पहले भी कहा कि डिग्रीज की वैल्यू, ऑफ कोर्स डिग्री की वैल्यू कोई ख़त्म नहीं कर सकता, बट आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जिस तरह से पहले वक्त में हुआ करती थी। अच्छा जी, अगर आपकी बिजनेस में एजुकेशन है या आपकी साइंसेज में एजुकेशन है, आपके पास डेफिनेटली देयर इज मोर रूम नाउ। ई कॉमर्स के लिए डू यू नीड टू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड? क्या आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना ज़रूरी है, या आपके पास कोई सर्टन तरह के सब्जेक्ट्स आपके पास इन द पास्ट होना ज़रूरी है, या आप कहेंगे कि एनीबडी कैन कम टुवर्ड्स ई कॉमर्स आज? अच्छा, बिफोर गिविंग दिस आंसर आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ बैकग्राउंड एंड आई वुड सेकंड Jahangir साहब in many things he said. In some of the things I somewhat agree, in majority of the thing he said I completely agree on that. I did an MBA. मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी that was in leadership and management. I'm more towards the leadership side, and on the communication side मेरा background call center, customer service and communication था. But somehow like जैसे इन्होंने कहा कि एक IT का दौर शुरू हुआ and I was hired for an IT company. और वहाँ से I was exposed to the IT कि यार IT भी कोई चीज़ होती है. So the MBA guy got exposed to the IT, and later on I completed my MBA. I was working at the same time full time. But then मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी. I was working, but जैसे इन्होंने कहा कि वो सारी एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि मेरी लाइन भी डिफरेंट थी और मुझे IT में शौक हो रहा था. So what I did कि after completing my MBA मैंने थोड़ा सा mindset जो यहाँ पे होता है कि यार अब तो पढ़ाई कर ली है, I actually broke that mindset और मैंने I started skills certification. So I did practical PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आई डिड प्रैक्टिकल HTML. आई डिड प्रैक्टिकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग. अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज कि मैंने अपना एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया बैक इन 2013. इसके बाद 2018 में जाके आई डिड 1920 में जाके आई डिड फ्रॉम हार्वर्ड मैंने डिजिटल स्ट्रैटेजी सर्टिफिकेशन की. सो to answer that, now I'm a serial digital entrepreneur. मेरी एक software development agency है, that's in New York, that's in Pakistan as well. I have an e-commerce development agency that's called Ecom Development NYC. One is called like Software Pro, and one agency is called HTML Pro. And then we have community work जो जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था, that's called e-commerce pro, जिसके अंदर हमने e-commerce की application type है जिसमें हमने सारे e-commerce के courses रखे हुए हैं. ऐसे लोग जिनको जो एक्सपोज नहीं है, जिनको प्रॉपर पता नहीं है, वो जस्ट लाइक अ बुक, यू रीड दैट, यू कंप्लीट दैट, यू डाउनलोड द सर्टिफिकेट, राइट. एंड देन आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग टूल जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100+ टेक्निकल टूल्स हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स नॉट मैंडेटरी, एंड आई हैव सीन मोर interest for the people who are not actually with the technical background. For example, जिन्होंने BScs नहीं किया होता, उनको ज़्यादा शौक होता है टेक्निकल बैकग्राउंड लेने का. बट जो मैंने कहा, आई एग्री विद हिम विद जहांगीर साहब समवट इन वन ऑफ द थिंग. अगर आपने IT की साइड पे आना है जो ट्रेंडिंग है, then gain the complete knowledge. Half knowledge नहीं है. When I say complete knowledge, so मैं when I go to the flights न्यूयॉर्क में जाता हूँ तो तकरीबन सारा रास्ता मैं किताब पढ़ता हूँ स्टिल. और जितने भी कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 15 कोर्सेज हैं, वो मैंने सारे लड़कों के साथ मिल के उनको बनाया. और दैट्स ऑल, एवरी कोर्स इज अ बुक. सो अगर आपने प्रो बनना है तो उसके बारे में किताबें पढ़ें, उसके बारे में स्किल्ड कोर्सेज करें, एंड देन यस यूट्यूब भी पढ़ें. यूट्यूब इज मे बी 20-30% पार्ट, जिसके अंदर आप जाके एक्चुअली यू कैन सी हाउ द थिंग्स कैन कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकली, राइट. सो हैव दैट कंप्लीट नॉलेज. One thing which I saw the difference in subcontinent and in abroad is कि वो लोग बाय बुक चलते हैं और हम लोग कहते हैं कि बस थोड़ा सा नॉलेज लेके प्रैक्टिकल कर लें, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं. एंड आई डू बिलीव कि सर्टेन एक्सटेंट तक आपके पास होनी चाहिए, एंड आपकी नॉलेज में कभी रुकनी नहीं चाहिए, आपके जो प्रोसेस होता है ऑफ लर्निंग. लेकिन एट द एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जिस तरह आपने बात की, मुझे ये अच्छा लगा कि आपने अपना बैकग्राउंड शेयर किया, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऑफ ट्रैक महसूस करते हैं, दे लाइक के
पता नहीं हम इस पॉइंट के पर आकर ये स्किल सेट सीख सकेंगे, ये टेक्निकल एप्लीकेशन हम लोग सीख सकेंगे। लेकिन जहांगीर, आज जो दुनिया है वहाँ पर बड़े आराम से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर सीखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप एक स्पेसिफिकली कोई स्किल सेट और या कोई टूल्स इस्तेमाल करना सीखना चाह रहे हैं, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं और आपके पास वो प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। अच्छा फातिमा, इसमें चूंकि ये इतना ज़्यादा इन हो चुका है ये फील्ड आईटी की और ई कॉमर्स की और इस तरह से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, तो इसमें गवर्नमेंट भी बड़ा फ्रंट फुट पे आई है। गवर्नमेंट ने ई रोजगार यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किए हैं, इस तरह के और काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्राहम किए हैं कि घर बैठे ऑनलाइन भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो ई रोजगार है वो तो प्रैक्टिकली आपको फिजिकली जाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करना पड़ती हैं और उसमें वो 3 माह 6 माह और मुख्तलिफ ड्यूरेशन के कोर्सेज करवा रहे हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर बच्चे जो हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन को हमेशा ये समझा जाता था कि ये शायद आपने मुलाजम पेशा लोग और लेबर बनानी है। अच्छा, इसको टेक्निकल एजुकेशन को बिलखसूस लेबर से रिलेट किया जाता था और इसलिए हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस कम हैं और जनरल एजुकेशन के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए फैसलाबाद में सिर्फ 50 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं इंटरमीडिएट के, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के सिर्फ 3 इदारे हैं जो इंटरमीडिएट करवाते हैं टेक्निकल एजुकेशन में। बाकी आईटी उनमें भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो ज़्यादा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली साइड पे ले जाते हैं। लेकिन अब जो कि आईटी का ट्रेंड चल रहा है, तो टेवटा ने जितने इदारे हैं वहाँ पे आईटी के कोर्सेज शुरू करवा दिए। तो अब गवर्नमेंट भी इस साइड पे आ रही है, प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंगेज हैं और बड़े अच्छे सेटअप भी मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। लेकिन मसला फिर वही है कि आप इंटरेस्ट को देख कर करें, ना कि सिर्फ ये कि इसमें कामयाबी है। हर चीज़ जो किसी दूसरे के लिए कामयाबी है वो आपके लिए कामयाबी नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है कि फलां बंदा कामयाब हो गया। इसमें आपकी अपनी एफर्ट्स, आपने अपनी हार्डवर्किंग और आपने क्या उसमें सीखा है। देखिए अब बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ हम डिग्रियां किसी के कहने पे करते हैं, हम जॉब किसी के कहने पे करते हैं, अपना इंटरेस्ट उसको हम माइनस कर देते हैं। जब अपने आप को माइनस करेंगे तो फिर इसका मतलब कि उस फील्ड में सक्सेस जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने तो किसी के कहने पर, किसी के गाइड करने पर उसको आंखें बंद करके अडॉप्ट कर लिया। पहले आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चेक करें और अगर आपको लग रहा है कि आप इसकी बजाय किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकते हैं तो आप उस फील्ड को चूज़ करें जो आप चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसका हूँ कि आप बगैर सोचे समझे कूद पड़ते हैं कि हर बंदा आईटी में जा रहा है, हर बंदा, मैं बहुत, क्योंकि इसकी वजह से जो फ्यूचर में आपको सेटबैक आता है वो ये आता है कि जनाब बेरोजगारी बढ़ गई है। अब एमबीए इन्होंने भी किया, बहुत सारे लोग एमबीए करके कहते हैं जनाब जॉब नहीं मिल रही। तो ये हमारे यहाँ, ये इसका मतलब है कि जिस बंदे ने जो डिग्री की है और बेरोजगार फिर रहा है, उसने अपना टाइम भी ज़ाया किया है, अपने पेरेंट्स का पैसा भी ज़ाया किया है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसने स्किल नहीं ली। उस कंसर्न जो टॉपिक था, शोबा था, जो फील्ड थी, अगर उसके पास कोई होती स्किल्स तो वो फ्री नहीं होता। अब देखिए मैथ कम्युनिकेशन करने वाला हर बंदा जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। वेरी ट्रू। आपको अपनी वो फील्ड लेनी चाहिए जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो। अगर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट था तो हम यहाँ पर बैठे और अपनी मर्जी से मैथ कम्युनिकेशन चूज की। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या होता है कि 6 जगह पे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है, जिसमें एडमिशन हो गया ले लेंगे, क्योंकि हमें अपने आप पर एतमाद नहीं होता। आप अपने आप पर एतमाद रखें, एक दफ़ा फेलियर होगा, दोबारा ट्राई करें, ठीक है। दोबारा हम एक दफ़ा एक चीज़ में फेल होकर दूसरी चीज़, ये भी अच्छी चीज़ है कि आप फेलियर के बाद रुके ना, किसी और जगह ट्राई कर लें। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता भी हो कि मैं बार बार इसमें फेल हो रहा हूँ तो उसी को कंटिन्यू करते जाएं। हमारे यहाँ मैं पहले भी बात करता रहता हूँ कि 9th का रिजल्ट देख कर हमें पता चलता है कि साइंस हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई जा रही है। गज़ट में सप्लियाँ साइंस की होती हैं। वो बच्चा जिसने आर्ट्स के सब्जेक्ट रखे हैं वो कभी आर्ट्स में सप्ली नहीं आती उसकी। कभी किसी ने नहीं सुना होगा सोशियोलॉजी में सप्ली आ गई, 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में सप्ली आती है हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, क्योंकि लोग ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं अपने बच्चों को साइंस। तो हम समझते हैं कि साइंस के बगैर बच्चा पता नहीं दुनिया में कहाँ जाएगा, सारी पढ़ के पता नहीं कहाँ पहुँच गई है। और हम आज भी उसी में अटके हुए हैं कि बच्चे को मैट्रिक साइंस के साथ करवाना है, चाहे बच्चा 10 बार सप्लियाँ ले ले, चाहे बच्चा फेल हो जाए, चाहे उसके 1-2 साल ज़ाया हो जाए। और उसका नफ्सियाती प्रेशर जो बच्चे पे आता है कि मैं फेल हो गया, वो पेरेंट कंसिडर ही नहीं उसको करते। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे को स्टार्ट से ही थोड़ा सा स्ट्रगलिंग में आना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। एंड आई थिंक लाइक जी जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जहांगीर कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों का माइंडसेट हमें बचपन से बनाना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली में
उनको काम या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक नहीं दी जाती until and unless वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, लाइक इन द लेटर ऑफ लाइफ, और तब जाके उनको रियलाइज होता है ओ मतलब अच्छा हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. तो आई थिंक दैट्स अ बिट टू लेट, और उस पॉइंट पे आपको दोबारा से सारी चीज़ों को समझना और करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं. कहीं में चाहेगा मेरे साथ रहिए. वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में शान से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से डिफरेंट स्किल सेट्स जो कि आज की दुनिया में आपके पास होना ज़रूरी है. एंड डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस करें लेकिन एक्चुअली में आपको एक रूट भी दें. अगर आप आगे जाते हुए ई कॉमर्स की साइट पर आना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त कि आप किस डायरेक्शन में आगे अपने करियर को लेकर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ पॉसिबल ऑप्शन. और हमारी कोशिश होगी कि ब्रेक डाउन करें क्या स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं टू गेट इनटू दिस. एंड आई थिंक शुरू करना हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है. जब आप फैसला कर लेते हैं उसके बाद एक दफ़ा शुरू कर दें किसी काम को, इवन इफ इट डजंट वर्क आउट, इट्स बेटर कि आप शुरू करें, पता चल जाए कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, और आप उसको फिर छोड़ दें, फिर आप किसी और चीज़ की तरफ जाएं. लेकिन शुरू कर देना चाहिए किसी भी काम को. कोशिश होगी कि ब्रेक डाउन करें चीज़ों को. ज़रूर बताएगा कि कोई भी आज अगर हम ग्रेजुएट की बात करते हैं या इनफैक्ट इवन स्टूडेंट्स, बिकॉज आजकल तो आई एम सो हैप्पी टू सी कि आजकल बच्चे भी सोच रहे होते हैं, इसी माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, काम करना शुरू कर दें. क्या रूट होगा, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? अगर आप एक नॉन CS बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कंप्लीटली आपके लिए एक नई डोमेन है, क्या करना चाहिए? जी, अगेन आई रिइटरेट द फैक्ट कि जब अब ब्रेक थी तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट इट कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आने से पहले वी शुड गेन अ फ्यू थिंग्स. Let's say you completed the MBA, और MBA doesn't sounds like यार ये कुछ skilled degree है. It's more like यार business है. And what about going into the niche, and what about getting the skills? So मैंने जो अपनी जॉब स्टार्ट की थी, I was in bachelor's at that time and I had to, right? और जब मेरा MBA complete हो गया था तो I had almost 3 years of experience at that time. अच्छा, उसके बाद भी I got the confidence to do the business after 8 years of employment. उससे पहले मुझे confidence नहीं आया, and when I did, तो alhamdulillah back in 2018 and 19 our company was listed as one of the top 10 in the New York as well, top 10 digital agency. अच्छा, उसका राउट ये है कि आप जब अपनी डिग्री कर रहे हैं तो I would suggest जितने भी listeners हैं, do not think कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप काम कर सकते हैं. So I always recommend, मेरे पास लड़के आते थे back in 2015, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आते थे मेरे पास. We used to give them flexibility कि यार आप जितना टाइम है आपके पास, 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, किसी दिन 8 घंटे आप दें हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आके बैठें एंड लर्न द डेवलपमेंट्स. आप वो कॉमर्स सीखें, आप शॉपिफाई सीखें, डेवलपमेंट करें, स्किल सीखें. अच्छा, जब वो बच्चों का उनका बैचलर्स कंप्लीट हुआ, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, तो आज वो like some people are getting like 400,000 per month, right? Some people are getting 200,000 a month. Some people are some guys are even getting more, right? So सबसे number 1 recommendation ये है कि take out this mindset कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप काम कर सकते हैं. So that's number 1. Number 2, once your degree has been completed, I would suggest still continue for some time. Start with small organization, then mid organization, and then do work in a larger organization as well. और इन तीनों की इफादियत है. When you work in a large organization, then you tend to see bigger systems. So if you really want to have a bigger system for yourself in the future, and if you haven't worked in a bigger system in the past, then आपके लिए वो प्रॉब्लम होगा. लाइक आपको समझ नहीं आएगी कि यार मैं स्केल कैसे करूँ. आई डू द कंसल्टेंसी एज वेल. मेरे पास बहुत सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो कहते हैं 50 डेवलपर्स पे हम जाके स्टक हो गए, हामिद हम क्या करें. स्केल करना नहीं आएगा क्योंकि काम नहीं किया. आते ही जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई आपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी. सो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, मिड साइज में आपकी आप यू कैन गेट यू नो आप उनके जो चेंजेस होती हैं, चेंज मैनेजमेंट होती है मिड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो तेज होती हैं एज कंपेयरिंग टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, उसके अंदर यू गेट टू सी लॉट ऑफ सिनेरियोज. अच्छा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यू एक्चुअली गेट टू लीड पीपल. आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल से ऊपर टॉप लेवल की जॉब मिलेगी, मिड ऑर्गेनाइजेशन में उससे थोड़ा आसान, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आप यू कैन बी
marketing head, etc. etc. So I would suggest ये तीनों पहले milestones achieve करें job के, small organization, mid organization, large organization, at least couple of years, take at least 6 to 8 years of working experience. At the same time, when you are working, आपकी पढ़ाई complete हो गई है, अब आप काम कर रहे हैं. Do not limit your day for 8 hours a day. I would suggest 4 घंटे बजाय इसके कि आप फ्रीलांसिंग करें, स्किल सीखें, किताबें पढ़ें. How people have achieved, and this is the main difference I've seen in subcontinent and one world countries. पढ़ते हैं वो, skills हासिल करते हैं. So keep a balance. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने 10 साल फ्रीलांसिंग कर ली, जो कि आपने एक्स्ट्रा टाइम पे आपने 4-5 घंटे गुजार लिए आफ्टर योर जॉब, और अगर आपने 2 साल किताबें पढ़ ली, तो आप फ्रीलांसिंग से जो 10 साल बाद बनेंगे, आप बुक से 4 साल 3 साल बाद बन जाएंगे. सो आई ऑलवेज प्रेफर कि अपना नॉलेज इज द पावर, गेन मोर नॉलेज, हैव मोर स्किल्स, एंड एट द सेम टाइम हैव मोर नेसेसरी एक्सपोजर एज वेल. जहांगीर, जो आजकल सबसे बड़ा इशू है वो आई थिंक डायरेक्शन का हमेशा रहता है. लाइक यू सेड कि सिर्फ क्योंकि सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना ज़रूरी नहीं होता. इस डिसीजन को लेने के लिए कि अच्छा मे बी दिस इज मोर सूटेबल, या ये चीज़ शायद मेरे लिए बेहतर रहेगी, मेरा स्किल्स इस डायरेक्शन में, किस तरह से फिगर आउट किया जा सकता है? फातिमा, काउंसलिंग हमारे यहाँ बिल्कुल रुझान नहीं है. चाहे वो जनरल एजुकेशन की बात हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, ई कॉमर्स हो, IT हो, कोई भी फील्ड हो. जब तक अब देखिए, अगर आपने वकील बनना है तो मैं समझता हूँ कि आपको LLB करने से पहले किसी एक वकील से मिल लेना चाहिए. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किसी एक डॉक्टर से. ये बहुत अच्छी एडवाइस दी, हमसे मिलना चाहिए जो जर्नलिस्ट. हाँ, अब किसी भी रेलेवेंट फील्ड में आप अब देखिए, आप डॉक्टर से जाके ये तो नहीं पूछ सकते ना कि मैं वकालत करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ. तो हमारे यहाँ मैट्रिक का जो टीचर है ना, वो चूंकि कहते हैं ना कि टीचर बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है. तो टीचर को इतना मल्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए कि वो बच्चों को गाइड कर सके कि यार आप में ये वाली क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप इस फील्ड को चेक करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको जाके डिस्कस करो. हमारे यहाँ ये मशवरे ही बहुत कम दिए जाते हैं कि आप फलां फील्ड में मुझे लग रहा है कि एक्सेल कर सकते हो, आपकी सलाहियत है. क्योंकि देखें, अब जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना, तो आपको उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होता पूरा जो आप ग्राउंड है जितना बाहर बैठी ऑडियंस को है. तो स्टूडेंट भी इसी तरह है कि वो अगर पिच पे खड़ा है तो उसको सारे इवन 11 खिलाड़ी बाहर फील्ड वाले नज़र भी नहीं आ रहे, जो उसके बैक पे हैं उसे नज़र भी नहीं आ रहे. तो ये बाहर बैठा जो ग्राउंड में उसका ऑब्जर्वर है, वो उसको बता सकता है कि क्या यहाँ पर बेस्ट शॉट आप लगा सकते हैं. इसी तरह हमारा स्टूडेंट है, वो बैठा है, उसे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, लेकिन टीचर ने एक सारी उम्र अपनी गुजार दी, उसका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, उसने खुद कई दफ़ा पे फेलियर देखा होगा, कई जगह पे सक्सेस देखी होगी, और ख़ुद उसको पता होगा कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. इस वक्त जो लॉर्ड मौजूद है वो वही है जिसको गाइड करने वाला कोई नहीं था. लेकिन अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब देखें ग्रेजुअली हमारा स्टैंडर्ड अप हो रहा है. पहले टीचर मैट्रिक बेस पे रख लिए जाते थे, आज भी वो टीचर मौजूद हैं जो जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, वो सिर्फ मैट्रिक पास थे और टीचर लग गए. एक डिप्लोमा किया PTC का और टीचर लग गए. लेकिन अब कम से कम मास्टर्स जो हैं वो डिग्री होल्डर हमारे टीचर आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी. तो मैं समझता हूँ कि ये उन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उन्हें किसी ने गाइड किया या नहीं किया, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को कोई रास्ता दे दें, कोई पाथ दे दें. बिल्कुल. और ये बहुत ज़्यादा रुझान हमारे यहाँ ज़रूरत इसकी है कि इसको प्रमोट किया जाए, कि कैरियर काउंसलिंग जो है उस पर फोकस किया जाए. विदाउट डाउट. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. एक दफ़ा फिर मैं पूछ लेती हूँ, अगर हमारे कॉलर अभी भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. अगर आप चाहें तो उसी नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर मौजूद है. जहांगीर, मुझे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना पड़ता. आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, स्पेशली आज के वक्त में अगर हम देखते हैं बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता, या हमारे टीचर्स के पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं होता. एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने खुद प्रैक्टिकली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आई थिंक लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे आपने की थी कि एक टीचर जो कि जर्नलिज्म फॉर एग्जांपल पढ़ा रहा है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसने खुद कभी आर्टिकल नहीं लिखा किसी अखबार के लिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ट्रांसलेट करना उस स्किल सेट को. हो सकता है उनके पास नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बट वो प्रैक्टिकली बच्चों को
फील्ड में आपने कैसे काम करना है, शायद वो एक्सपीरियंस उनको नहीं वो बता पाएंगे। अच्छा, ये इसी तरह है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे होते हैं ना, उनका अपना कोई ज़ाती सेटअप नहीं होता, कभी उन्होंने कोई अपना बिजनेस लॉन्च नहीं किया, कोई नया आइडिया फ्लोट नहीं किया। मार्केटिंग जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने शायद कभी एक पेंसिल भी सेल नहीं की होगी, और जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा होगा, उसकी वेबसाइट पूछ लें कितनी बनाई है, तो वो मुझे लगता है कि वो मायूस कौन कोई नतीजे आएंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई पढ़ा रहा है तो उसके पूछ लें कि आपने कितनी डेवलप की हैं एप्लीकेशंस। तो हमारे यहाँ हर फील्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कोई स्किल डिलीवर नहीं कर रहे, कोई आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। बहुत कम ऐसे शोबे होंगे जहाँ पर बाकायदा तौर पर, जैसे फाइन आर्ट्स में अक्सर टीचर होते हैं वो खुद भी पेंट कर रहे होते हैं, तो वो देख के खुशी होती है कि वो टीचर खुद भी पेंटर है, खुद भी कैलीग्राफर है, खुद भी कोई वो फोटोग्राफर है, या कोई भी स्किल उनके पास है एटलीस्ट जो बच्चों को दे रहे हैं। बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसे नज़र आते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर वो स्किल्स मौजूद होती हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ हर जगह पर जाकर फाइनल प्रोजेक्ट की बात आती है तो वहाँ हर यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा होता है कि प्रोजेक्ट हमसे बनवाएं, असाइनमेंट हमसे बनवाएं, इवन थीसिस हमसे बनवाएं। तो हमारे यहाँ आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप नहीं लिया कि उन शॉप्स पर जाकर पहले उनको बंद करवाएं ना, कि असाइनमेंट आपसे क्यों बनवाएं, स्टूडेंट तो हमारा है, वो खुद क्यों नहीं करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट आपसे क्यों बनवाएं, थीसिस आपसे क्यों बनवाएं। तो स्टूडेंट को हमने चोर रास्ते खुद दिए हैं। यूनिवर्सिटीज इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। हर यूनिवर्सिटी के बाहर दुकानों में ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है कि थीसिस हमसे करवा लें, असाइनमेंट हमसे करवा लें। तो हमारे बच्चों को वो मुफ्ता खाने की आदत पड़ गई है कि अपना काम करना नहीं है और वो किसी से उधार लेके, और प्लेजरिज्म जो है वो हमारे यहाँ बस उसको भी आईटी की मदद से सॉल्व कर दिया जाता है। प्लेजरिज्म जो ऑनलाइन चेक की जाती है उसको आईटी के ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं, उसको ज़ीरो कर दिया जाता है। 18% अगर उसकी है भी गुंजाइश तो वो भी ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि आपने हर चीज़ तो नहीं ना किसी की रिसर्च पहले से उसको कॉपी पेस्ट भी करना है। 18% तक 19% तक अलो है कि आप किसी की चीज़ उठा के उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भी ज़ीरो कर देते हैं कि हमने वो यूज़ ही नहीं की। 5% पे ले आते हैं, 4% पे ले आते हैं। पॉसिबल ही नहीं कि 4-5% हो प्लेजरिज्म। तो आप ये चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों को थोड़ा सा फेयरनेस सिखानी चाहिए कि हम अपनी खुद से करें असाइनमेंट्स, खुद से अपने प्रोजेक्ट करें, खुद से अपने थीसिस करें। लेकिन ये बड़ा हमारे यहाँ है कि हम फौरी हेल्प ढूंढते हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए। तो इसीलिए हमारी डिग्रियाँ लेने के बाद पीएचडी लोग भी बेरोज़गार फिर रहे हैं, एमफिल लोग भी बेरोज़गार फिर रहे हैं, और मास्टर्स लोग भी बेरोज़गार फिर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं पढ़े लिखे बेरोज़गार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। एंड ना स्किल सेट अगर आपके पास प्रॉपर ना हो, आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं गैप्स हों और आपके पास डायरेक्शन ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक्चुअली में एज अ रिजल्ट बन जाते हैं, जो कि डिफरेंट तरह के और इशूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं हो जाएगा मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में चांस पहले गुफ्तगू जारी थी, कोशिश की हमने आज कि स्पेशली ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सवालात यूजुअली लोगों के माइंड में होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें। कुछ और क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली वो लोग जो कि स्विच करना चाह रहे होते हैं या अपनी कोई जो रेगुलर फील्ड है उससे तब्दील कर रहे होते हैं टुवर्ड्स टेक और टुवर्ड्स ई कॉमर्स, उनके काफ़ी सारे सवालात होते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट एडवाइस कोई भी उस शख्स को आप अगर बता रहे हो क्या होगी वो, अगर वो टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाह रहे हैं या टेक वर्ल्ड में आना चाह रहे हैं? I would second and I would continue where Jahangir Saab left. Number one thing is to understand about yourself, who you are. Number one, आप हैं कौन, आपका क्या इंटरेस्ट, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप मार्केटिंग की साइड प्रॉब्ली सूट्स यू। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं क्लाइंट फेसिंग रोल्स, हाँ क्लाइंट फेसिंग मार्केटिंग में यू गो ओवर देयर, आप इस साइड पे निकलें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं गो टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग। नर्डी होते हैं थोड़े से, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, ये सारे हर वक्त जो है ना स्क्रीन के साथ आई फील लाइक बहुत सारे लोग जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं एंड देन दे गेट अ जॉब और अ रोल जो कि ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, दे डू बिकम दैट। एग्जैक्टली। सो सबसे नंबर वन चीज पता, शुरू में पता नहीं लगता, बट सी व्हाट पीपल से अबाउट यू, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। मैंने भी ऐसे ही देखा कि मैं लाइक प्रोग्रामिंग मुझे आती है लेकिन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं कंप्यूटर के आगे अपने आप को सिर्फ एक चीज़ के अंदर मैं अपने माइंड को इंडल्ज नहीं कर सकता। मुझे आई नीड पीपल, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू इंटरैक्ट, ठीक है, और मैंने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है।
मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, मैंने लोगों को मेंटर करना है, सो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग इज नॉट राइट फॉर मी इवन दो आई नो इट. आपने जिस तरह बताया कि जस्ट जब आप इस साइट पर आने के लिए सोच रहे थे या बिगिन कर रहे थे तो आपने HTML एंड PHP सीखी. डिड दैट हेल्प? मैंने HTML और PHP इसलिए सीखी क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो मार्केटिंग थी. तो अगर मैंने वो सीखी भी थी तो मैंने करने के लिए नहीं सीखी थी, मैंने उसको बेचने के लिए सीखी थी. राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके आगे फील्ड्स कौन कौन सी हैं. नंबर 1, आप ई-कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं और स्टोर ओनर बन सकते हैं. नंबर 2, आप ई-कॉमर्स का जो स्टोर ओनर है उसको आप सर्विसेज दे सकते हैं. कौन कौन से सर्विसेज दे सकते हैं? आप उसके स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप उसके गूगल एड्स कर सकते हैं, आप उसके फेसबुक एड्स कर सकते हैं. आप उसको अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना आता या आप इस साइट पे नहीं हैं तो आप नर्डी हैं, तो आप उसको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट 20+, विच इंक्लूड्स शॉपिफाई, विच इंक्लूड्स वूकॉमर्स, विच इंक्लूड्स ओपनकार्ट, विच इंक्लूड्स विक्स, स्क्वेयरस्पेस एंड मैनी 20+. आप उसकी प्रोग्रामिंग सीख लें. ठीक है. तो अब अगर आपको पता है कि यार मेरे आगे ये 10 ऑप्शंस हैं, इवेल्युएट योरसेल्फ हु यू आर, कि आप क्या हैं, और फिर जंप इन कि नहीं यार मैं इनकी मार्केटिंग करूंगा, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, या नहीं मैं आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद पीपल, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ई-कॉमर्स के स्टोर को डेवलप करूंगा. एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आपका पर्सनल क्या स्किल सेट है. एंड आई थिंक डेफिनेटली कुछ क्वालिटीज हम बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें जिसमें हम स्टैंड आउट करते हैं, तो डेफिनेटली उनको एनालाइज करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जहांगीर, जस्ट टू रैप अप एवरीथिंग, आज के नौजवानों को या आज पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं क्या एडवाइस देंगे अगर वो भी, बिकॉज आई डू फील है कि IT इज द वे फॉरवर्ड, क्या एडवाइस देंगे उनको इवन अगर वो किसी और फील्ड में किसी और साइड पे काम करें? अच्छा, मेरा तो हमेशा ये मशवरा होता है कि जो काम करना है उसमें दिल लगा लें, या जिसमें दिल लग रहा है उस काम को अडॉप्ट कर लें. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देखा देखी में ना जाएं, सक्सेस स्टोरीज दूसरों की ना देखें. उससे ज़रूर आप चीज़ें सीखें कि कैसे किया इन्होंने, कॉपी मत करें. हाँ, लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. आप कॉपी पेस्ट नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने मुनफरिद बनाया बाकी लोगों से. आप अपने आप को पहचानें कि आप में क्या चीज़ है. अब देखिए, हर फील्ड में बड़े नाम मौजूद हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो. हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जाने से बच्चों को इसलिए रोक दिया जाता है कि आप एजुकेशन में पीछे रह जाओगे. बहुत सारी चीज़ों में हम पेरेंट्स बच्चों को जाने नहीं देते कि आप इसमें ये ना करो, वो ना करो, और हम चूंकि अपनी ख्वाहिशात थोप रहे होते हैं तो उस वजह से बच्चों को जगह जगह पे फेलियर का सामना भी करना पड़ता है. बच्चों का अपना इंटरेस्ट देखें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. और यूथ के लिए ये है कि वो जल्दबाज ना बने. हमें लगता है कि शायद रातों रात हम ई-कॉमर्स अडॉप्ट करके मिलियनेयर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये डे ड्रीमिंग छोड़ दें और आप जब तक पेशेंस नहीं होगा. अब वैसे ही हमारे यहाँ पेशेंस खत्म होता जा रहा है. चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो में देख लें तो हम किसी की डिफरेंट ओपिनियन को उसको बर्दाश्त नहीं करते. फौरी यहाँ पर तू मैं तक बात पहुँचती है, दस्तो गिरबा तक बात पहुँचती है. हमारे यहाँ यूथ में पेशेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, चाहे वो अपनी स्टडी को लेकर हो और चाहे वो आपकी सोशल लाइफ में हो. तो हमें हर चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस अडॉप्ट करके उसको स्मूथली लेके चलेंगे. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो हमें बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज रात को मैंने ख्वाब देखा है तो सुबह उठ के मैं जनाब IT एक्सपर्ट हो जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दें. हर चीज़ टाइम लेती है. तो आप एक दिन में आपके पास 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है. तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये माइंडसेट बना के भेजा जाता है बाहर कि आपने जाते ही अफसर बन जाना है. तो थोड़ा सा जैसे इन्होंने कहा ना कि जॉब ज़रूर करें एंटरप्रेन्योरशिप से पहले, ताकि आपको चीज़ों को पता हो. अब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी से निकलते ही और आप समझते हैं कि मैं बहुत 30 मार खाऊं, तो फिर आपको फौरी तौर पर करीब भी फेलियर मिल जाता है. एक आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन फिर आप इसे मेंटेन नहीं कर. हाँ, ये ऐसे होता है जैसे आप गुब्बारे में हवा भर के किसी को पकड़ा देते हैं, वो कितनी देर उसको कैरी कर सकेगा. वो बहुत जल्द वो ऑटोमेटिकली हवा निकल जाएगी उसकी. कई दफ़ा चीज़ को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता फॉर सम पीपल, जितना उसे मेंटेन करना होता है. तो आई थिंक सक्सेस
मिल जाए वो काफ़ी नहीं होता, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको वो स्किल सेट चाहिए, वो एक्सपीरियंसेस चाहिए जो कि बिल्ड करते हैं आपको उस पॉइंट तक। अगर आप रातों रात वहाँ पहुँच भी जाएं तो आपको पता ही नहीं होगा कि एक तो मैं कैसे पहुँच गया और आप इसको मेंटेन किस तरह से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको डिस्करेज करे अपनी बिजनेसेस करने से, या अगर आपको लगता है कि यू हैव एन आइडिया दैट यू डू वांट टू पुट आउट देयर, तो आई थिंक उसमें कोई ऐसे नहीं होता, वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती या उसमें कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं होती कि ऐसे ही करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है इट्स द राइट टाइम फॉर यू, तो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जो आपको रोक सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इट डज हेल्प अगर आपके पास वो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने सर्टन ऑब्स्टिकल्स लाइफ में क्रॉस किए हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को पता हो, एक्सपीरियंस हो आपको बहुत सारी चीज़ों का। किस पॉइंट पे ये क्या माइंडसेट था आपका जिस पॉइंट पे आपको लगा कि अच्छा नाउ आई एम रेडी और अब मुझे अपना कुछ करना है? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आई हैड 8 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो बट व्हाट वाज दैट मोमेंट? मैंने द मोमेंट वो ये था कि आई हैड डिसएग्रीमेंट्स विद माय एम्प्लॉयर्स। राइट, सो विद योर बॉसेस बेसिकली? या विद द बॉसेस। मैं मेरी आई गो सो आई एम एक्चुअली वर्किंग पोर्टल कॉल्ड एथिकल प्रो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि और मैं देखता भी हूँ कि हम लोग स्किल्स भी आ रहे हैं, हमारी एजुकेशन भी आ रही है, लेकिन एथिक्स नहीं है। एथिक्स नहीं है। सो आई एम वर्किंग ऑन अ वेंचर एंड आई हैड अ डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स कि मैं चाह रहा था कि अगर कोई कस्टमर मेरे से बात करता है तो मैं उससे सच बोलूँ। तो वन ऑफ माई एम्प्लॉयर सेड कि यू कैन नॉट डू दैट। So there was a kind of thing over there. I realized कि I had enough experience and now is the time कि I can have my own agency where I can execute and make sure कि ethically अच्छे skills के साथ, ईमानदारी के साथ भी you can be very successful. So again, by having a mix of working with different organizations with the right mindset and with the right basics of कि आप एथिकली स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि आपने किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, आपने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर आपके सामान में आपके बिजनेस में कोई कमी है उसको सामने प्रेजेंट करना है बजाय इसके कि आप उसको छुपाएं। सो इफ़ यू हैव दोज इंग्रेडिएंट्स कि जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रख सकते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंसाफ कर सकते हैं और उनको एक अच्छी चीज़ बेच सकते हैं, दैट्स अ ट्रिगर पॉइंट जो कि आई थिंक खुद ही इंसान में आ जाता है कि नाउ ही इज़ मैच्योर इनफ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। कितना इम्पोर्टेंट है एथिकल रहना? एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आप बड़े से बड़े बिजनेस को देख लें, बड़े से बड़ी कंपनी को देख लें जहांगीर, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको वो एथिक्स के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे। क्या ओपिनियन है? अच्छा, देखिए आपकी तरफ भी लीगली अगर आप कोई करते हैं ना तो वो जुर्म बन जाता है आपका कि आपने किसी रूल को, किसी लॉ को वायलेट किया है, तो वो उसकी सजा मौजूद है। लेकिन एथिक्स वो चीज़ है जो आपको सोशली बस देखना पड़ता है, उसमें कोई आपकी सजा जजा वाला। अब देखें, आप किसी के वजह से आम तौर पर ये कहा जाता है कि बच्चे को कहा दिया जाता है कि बाहर कहो आपके पापा घर पे नहीं है, तो ये देखें आप एथिकली बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन इसकी सजा कोई नहीं है। लेकिन वो सजा क्या है कि आपका बच्चा झूठ बोलने को गलत ही नहीं समझ रहा। तो एथिकली आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आईटी की फील्ड में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ शिकायत सबसे ज़्यादा यही होती हैं, दिखाया कुछ है और भेजा कुछ है। हमारे यहाँ जो एतमाद है, ट्रस्ट है, वो इसलिए उठ चुका है अक्सर लोगों का कि यार ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएं तो उसमें से बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिलता है कि वहाँ पे कोई और चीज़ दिखा दी है। अब बिल्कुल कपड़ों में सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी जो करते हैं ना कि कपड़ों की ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं। वो वही बात है कि एथिकली वो स्ट्रांग नहीं है हमारे लोग और डॉज देते हैं एक दूसरे को, और वो कहते हैं कि इजी मनी हो जाए कि आप प्रॉफिट थोड़ा सा कम ले लें लेकिन आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को, उसको आप ना छोड़ें। एंड आई वुड कंटिन्यू जहांगीर साहब। अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाहें बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो गया। श्योर। मेरा मशवरा ये है कि ज़िंदगी में जो मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखा है वो लोगों के साथ अच्छे मामलात रखने में और लोगों को देने में देखा है। तो जब व्हेन यू आर वर्किंग विद क्लाइंट्स और when you're working with employees and you run let's say an e-commerce store, e-commerce agency, तो अपना एक mindset रखें कि मेरी ज़ात से किसी की ट्रांजैक्शन को फ़ायदा हो, और वो चाहे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं या मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, अल्लाह ताला उसमें इंतहाई बरकत डालेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ ई कॉमर्स के हवाले से था। कोशिश रही कि आप लोगों के जितने भी सवालात हैं उनके जवाब लें, और जो भी लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट पे ई कॉमर्स की तरफ जाने में या इवेंचुअली अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने में, तो उनके लिए क्या बेस्ट। इसी हवाले से हमने बातचीत की। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं प्रोग्राम के और बात करें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज के हवाले से, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। तो जी रेट्स के हवाले से जानेंगे। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल हुआ है, जबकि अंडे की जो कीमत है वो अपनी जगह पर कायम रही है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी गोश्त 6 रुपये सस्ता होने से 397 रुपये फी किलो हो गया है। अंडे साबिका कीमत पर कायम रहते हुए 244 रुपये फी दर्जन रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 2 रुपये सस्ता होते 80 से 78 रुपये किलो हो गया है। प्याज 5 रुपये महंगा होकर 115 से 120 रुपये किलो। टमाटर 8 रुपये महंगे होकर 190 से 198 रुपये फी किलो हो गए हैं। अदरक थाईलैंड 5 रुपये महंगा होते 280 से 285 रुपये। सब्ज मिर्च जो है वो 5 रुपये महंगी होकर 380 से 385 रुपये फी किलो हो गई है। करेला 5 रुपये किलो महंगा होकर 105 से 110। सेब काला कोल्हू 210, सेब गाचा 200, केला 96 रुपये फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। अनार बदाना जो है वो 450 रुपये, अनार कंधारी 200, अंगूर सुंदरखानी 290, अंगूर टाफी 230 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखने में आया है, जबकि अंडे अपनी कीमत पर कायम रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स क्या हैं। स्पेशली इस सेगमेंट के दौरान हमारी कोशिश होती है कि आप लोग कंप्लीटली अवेयर हो रेट्स के हवाले से, कोई भी आपको मिस इन्फॉर्म नहीं कर सके, कोई भी आपको ये झूठ नहीं बोल सके कि जी प्राइसेस कुछ इस तरह से। हम जानते हैं कि जहां पर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे मुल्क में, वहीं पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं कि शायद आपको मालूम नहीं है कि मार्केट में क्या रेट्स हैं और आपको ओवरचार्ज करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ये गलत है, बट अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने साथ बल्कि दूसरों के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि कोई आपको ओवरचार्ज कर रहा है तो लाजमी तौर पर उनको रिपोर्ट करें और अपना फर्ज पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अदा करें। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में प्रोग्राम के बात करेंगे ऑर्थोपेडिक के हवाले से डिफरेंट तरह के इश्यूज जो कि हमें एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, चाहे वो हम अर्ली बात करें 20s में बात करें, बिफोर 20s की बात करें, या फिर अपने लेटर इन लाइफ प्लस 40 में जो डिफरेंट बीमारियां हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह के इश्यूज थोड़े ज़्यादा मौजूद रहते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी तरफ चलेंगे और बात करेंगे उनसे इसी हवाले से। प्रोफेसर राना दाऊद साहब हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि कोशिश रहेगी कि डिफरेंट स्टेजेस पर इन लाइफ डिफरेंट डिजीजेज जो हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं उनके बारे में बात करें। स्पेशली 20s में जो आप अगर आज देखते हैं, कौन सी इस तरह की बीमारियां हैं जो आपको लगता है ज़्यादा डायग्नोस हो रही हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो रही है? देखिए, हमारी जो अगर हम डेली रूटीन की बात करें, हमारे डेली ओपीडी की बात करें तो उसमें एक तो स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और सेकेंडली अगर हम करें तो वो बोन पेन्स के साथ जो है यंग बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, डिफॉर्मिटीज़ के साथ काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन मेन इशू जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं अपनी ओपीडी में वो स्पोर्ट्स इंजरीज का है और ट्रॉमा का है। विद द ग्रोइंग स्पीड ऑफ लाइफ देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स who are coming with the accident and injuries to the limbs। तो ज़्यादातर ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, और बाकी ये है कि हम जो डाइटरी हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, जैसे कि आपने भी इन्फ्लेशन की बात की, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द गुड क्वालिटी फूड हैज़ गॉन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, मैसेस हैं। हमारी एक बड़ी जो तादाद है वो डेयरी प्रोडक्ट से जो है अब महरूम है, जिस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसकी वजह से दे सफरिंग फ्रॉम बोन पेन्स, हड्डियों की कमज़ोरी जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और उसी की वजह से बहुत सारे जो है यंग किड्स, स्पेशली द फीमेल्स हु आर मोस्टली लिविंग इनसाइड द हाउस, उनको भी सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी आती है, जिसकी वजह से उनको घुटने में हील पेन, शिन पेन और मल्टीपल बॉडी एक्स जो है ना, उसके साथ वो जो है ना हमारे पास प्रेजेंट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेग्नेंट खवातीन की, तो प्रेगनेंसी के दौरान या इनफैक्ट पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशली
बोन्स को लेकर बड़े इश्यूज हो जाते हैं एंड हमेशा आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दैट क्वेश्चन कि इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? इसके पीछे सबसे अहम रीज़न वही फिर जो है वो लैक ऑफ विटामिन डी है और विटामिन डी डेफिशिएंसी है। गुड क्वालिटी ऑफ फूड हम यूज़ नहीं करते, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, प्रॉपर रिहैब नहीं करते। प्रेगनेंसी में जो आपकी कैल्शियम की और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो मल्टीफोल्ड जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप कहें कि रूटीन में अगर एक आम औरत को 1 गिलास दूध की ज़रूरत है तो प्रेगनेंसी में जाके उसको कम से कम 4 से 6 गिलास दूध पीने चाहिए। तो इतनी क्वांटिटी में हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, जिसकी वजह से हमें जो है ना बोन पेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑफ कैल्शियम फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर एज वेल। सेकेंडली, जब प्रेगनेंसी के जब लेबर होती है ड्यूरिंग डिलीवरी देयर आर सर्टन हार्मोन्स जो कि आपके लोअर बैक के मसल्स को रिलैक्स करते हैं फॉर द चाइल्ड बर्थ। वो मसल्स जो लिगामेंट्स और वो पट्टे जो रिलैक्स किए जाते हैं पीछे कमर के लोअर हिस्से के, उनको बाद में अपनी जगह पे बैठने में टाइम लगता है, जिसको हम 40 डेज या परप्यूरम कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में छिला कहते हैं। उसके अंदर यू हैव टू टेक अ वेरी गुड रेस्ट और आपको प्रॉपर दबावाने की और रिहैब की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन के अंदर लोअर बैक एक बड़ी प्रेवलेंट है आफ्टर प्रेगनेंसी। सबसे बड़ा इशू जो आई थिंक आज हमें देखने को मिलता है टीनेजर्स में, आई थिंक वो स्टंटेड ग्रोथ का इशू है एंड एक लिमिटेड हाइट आपको मिलेगी ज़्यादातर हमारे मुल्क में, और डिफरेंट और तरह के मैल न्यूट्रिशन के हवाले से। ये मैं बात करी कि वो लोग जिनके पास एक्सेस है हर फूड आइटम का, एंड चाहे आप अक्रॉस द बोर्ड किसी भी क्लास की तरफ चल जाएं, आपको ये डिफरेंट इश्यूज हमारे मुल्क में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली देखिए, 2 चीज़ें जो है ना वो इधर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक तो जो मेल न्यूट्रिशन है ना, दैट इज़ लीडिंग टू डिफॉर्मिटीज़ एंड बोन पेन्स। लेकिन ये जो स्टंटेड ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं ना, ये इट्स नॉट नेसेसरीली बीइंग एसोसिएटेड विद मेल न्यूट्रिशन। जो ग्रोथ और हाइट की आप बात करेंगे ना कि ये इट्स जेनेटिक। हमारी जो एशियन पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ है, एक स्टैंडर्डाइज्ड हाइट एंड वेट है, तो वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड चीज़ होती है। हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं कुछ बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन वेरी लिमिटेड अमाउंट, जिनको कि प्रॉपर जिनको कि डिजीज्ड आप कहना चाहिए कि वो होते हैं, और उनको वो फिर एब्जॉर्प्शन के इश्यूज होते हैं, यूटिलाइजेशन के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कैल्शियम और बोन ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होती, तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। बट दैट्स नॉट अ जनरल एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। क्रॉनिक पेन्स आर प्रीटी नॉर्मल एंड आई थिंक हम नोटिस तक नहीं करते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पेन हो रही होगी और वो एक सर्टेन पेन किलर के साथ उसको सबसाइड करते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली क्रॉनिक पेन्स के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? देखिए, क्रॉनिक पेन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हड्डियों में जो आपको ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्रॉनिक आर्थराइटिस हो सकता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है। ये इन सब चीज़ों की वजह से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिया हो सकता है। लेकिन हम यूजुअली जो है कुछ 68 इलाज करवाते हैं और उसके बाद फिर जो होते हैं ना, हम ऑटो पे चले जाते हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, हम उस प्रेस्क्रिप्शन को पकड़ लेते हैं जो हमें फिजिशियन ने दी होती है, और फिर हम खुद ही से जो है ना उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी हैजर्डस। क्योंकि फिजिशियन को पता होता है कि कौन सा कम्बिनेशन कब देना है, कितना अर्सा देना है, कब दवाई चेंज करनी है, कौन सी दवाई लंबा अर्सा दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी जा सकती, किसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इस चीज़ को अगर प्रॉपर इलाज करवाएं तो ये क्रॉनिक पेन्स जो है ना सेटल कर जाती हैं। फिर कुछ क्रॉनिक पेन्स होती हैं जिनके अंदर आपको एक हद तक मेडिसिन के साथ जाना होता है, अदरवाइज फिर आपको जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे जाके उसकी कोई सर्जरी करनी होती है। जैसे कि अगर आप जो सबसे कॉमन इशू है हमारा आजकल ओल्ड एज में, ओल्ड एज मीन्स अबव 60 इज़ नी पेन। मोस्ट ऑफ दी जो है ना आप एल्डरली लेडीज़ को देखें तो दे हैव अ डिफॉर्मिटी इन द नी एंड दे आर कंप्लेनिंग ऑफ नी, दे आर अनएबल टू ऑफर देयर प्रेयर्स ऑन द फ्लोर। उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में। तो उसमें जब आप एक हद पे चले जाते हैं, जब ग्रेड 3-4 पे चला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसको फिर हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। ये सर्जिकल करेक्शन जो होती है ये क्वाइट जो होता है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमें बड़ी डिमांडिंग प्रोसीजर।
तो एक हद तक हम मेडिसिन के साथ जाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत अर्ली भी हमें सर्जरी नहीं करनी होती। तो जब वो एक हद पे चले जाते हैं तो फिर देन वी स्विच ऑन टू द सर्जरी। एंड अगर हम एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन की बात करें, बिकॉज सर्टन लोग कंप्लीटली नॉर्मल होता है बट वो एक सर्टन पॉइंट से आगे अपनी सर्टन बोन्स को मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, वेदर दैट्स इन ओल्ड एज और कई दफ़ा आपको 20+ में भी ये इशू लाजमी तौर पे नजर आता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इससे पहले के सवाल की तरफ जाएं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात ये पूछना, मैं तलाबाद से बात करती हूँ, शाहीन। जी बताएं, कुछ पूछेंगी या कुछ शेयर करेंगी? जी मैंने पूछना था, मेरी ना कमर में हर वक्त दर्द रहता है और ना जी और ना टांगों को भी दर्द रहता है जब सर्दियाँ आती है ना। तो इतनी ज्यादा मेरी उम्र भी नहीं है और फिर भी इस तरह लगता है जैसे इंसान जब इतनी बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहें अगर हमारी कॉलर से? जी शाहीन, क्या एज है आपकी? जी मेरी 30 साल। 30 साल। कब से कमर दर्द है आपको? ये मेरे जब सुना ऑपरेशन हुए हैं ना बच्चों के, उसके बाद से। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और सब ऑपरेशन से हुए हैं? 3 ऑपरेशन हुए। 3 ऑपरेशन हुए? हुआ है, पहले नहीं था। तो ऑपरेशन के बाद और चाइल्ड बर्थ के बाद आपका वजन तो नहीं बढ़ गया? नहीं, मेरा वजन बहुत कम है, मैं इतनी ज्यादा वीक हूँ। क्या आपने बच्चों की पैदाइश के बाद प्रॉपर रेस्ट किया था? जी किया तो था, मैं 1 महीना ही रेस्ट होता है, फिर काम करना। काम बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ और मुझसे काम भी नहीं किया जाता, कमर में इतनी दर्द होती है। ये अभी हम पहले भी यही बात कर रहे थे, सबसे कॉमन रीजन यही है कि बच्चों की पैदाइश के बाद खवातीन जो है ना प्रॉपर रेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें ये कमर दर्द हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अगर मैं अदा कर सकूं हमारी कॉलर का। और डेफिनेटली जिस तरह से डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि एक मेजर रीजन रेस्ट ना करना है प्रॉपर, उसके अलावा क्या रीजन? पुअर डाइटरी इनटेक, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है प्रॉपर क्वांटिटी में ना लेना, वजन का बढ़ जाना, एबनॉर्मल पोस्चर में बैठना और ज्यादा मुशक्कत तलब काम करना, जबकि अभी आपकी बॉडी पूरी तरह रिहैब में ना गई हो। जी। एंड क्या ये लॉन्ग टर्म, जिस तरह बात की शाहीन ने, जी लॉन्ग टर्म पेन में कन्वर्ट कर? यस, लॉन्ग टर्म पेन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके लिए आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन, ये सब लेना पड़ता है। और जिस तरह आपने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाउ डज दैट लुक लाइक? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आ जाता है कि आप वजनी कामकाज मत करें, आप हार्ड फ्लोर पे ना सोएं, प्रॉपर मैट्रेस पे सोएं, झुकें नहीं, कुछ अर्सा के लिए नमाज जो है वो कुर्सी पे अदा करें और ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे आपकी लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेस है। एंड क्या कोई मेडिकेशन? कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दी जाती है और साथ में हम इनको थोड़ी अर्से के लिए मसल रिलैक्सेंट्स और जो ये एनसेड्स देते हैं, पेन किलर्स। जिस तरह से मैं कॉलर से बात करने से पहले बात की थी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, कई दफ़ा ये भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्या पॉसिबल इश्यूज होते हैं? ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? देखिए, एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो होती है ना, वो 2-3 वजूहात मेनली होती हैं। या तो कोई आपका जॉइंट जो है शुरू से ख़राब है, या किसी इन्फेक्शन बीमारी की वजह से ख़राब हो गया, या आपके जो जोड़ के इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं वो टाइट हो गए हैं, जो कि आपको या वो भी पैदाइशी हो सकते हैं या किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर हमें सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ती है। 10%, 5-10% के अंदर मेडिसिन से काम चल जाता है, लेकिन जो स्टिफ जॉइंट्स होते हैं उनमें मोस्टली हमें सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ती है, ईदर टू रिस्टोर द एनाटमी ऑफ द जॉइंट or lengthen the muscles so that we can regain the proper functioning of the joint. बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैसलाबाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या आप पूछेंगे या फिर कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं सो के उठता हूँ ना तो घुटनों में पेन होती है हल्की हल्की,
और सारा दिन थकावट सुस्त रहता हूँ। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे कॉलर से कुछ पूछना चाहें। आसिफ साहब, आपको कब से ये दर्द है? ये तकरीबन 2 माह से हो रही है। मेरा जो ना घुटना फ्रैक्चर हो चुका था, तो लेकिन मैंने अब ठीक करवा लिया, तो अक्सर ना पेन होने लग जाती है जब चलता हूँ। आपका घुटना कैसे फ्रैक्चर हुआ था? मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था मेरा। आपने उसके एक्सरे एमआरआई करवाए थे? जी, सब कुछ करवाया था, लेकिन वो हल्की सी आवाज आती है जब चलता हूँ। वो पट्टे का बता रहे हैं, वो पट्टा है, वो कमजोर हो गया उसका। अच्छा, तो क्या चलते चलते घुटना आपका ढलक मारता है, आगे की तरफ निकलता है या साइड को? आगे की तरफ को चला जाता है। और घूम भी जाता है? नहीं घूमता तो नहीं। अटकता भी है चलते चलते जमीन से उठते हुए? जी, हल्की सी पेन होती है, जब ज्यादा तेज चलता हूँ ना तो फिर पेन होने लग जाती है। आसिफ साहब, ये आजकल बहुत कॉमन है, इसको हम जो है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं। मोटरसाइकिल के साथ और स्पोर्ट्स के साथ जो है गिरने से, मोटरसाइकिल से गिरने से स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ जो है घुटने के अंदर एक पट्टा होता है जो कि टूट जाता है या पार्शली टूट जाता है और इनकम्पिटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने के अंदर स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहती और वो ढलक मारने लग जाता है। और हर दफा जब वो ढलक मारता है, रगड़ खाता है, तो घुटना अंदर से खराब होना शुरू हो जाता है। एक खास वक्त पे जाके घुटना अंदर से बिल्कुल जो है ना खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और अगर मैं अपने कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकूं, डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि ये, जिस तरह हमारे कॉलर बात करते कि ये अनडायग्नोस्ड रहा है अभी तक, और जब प्रीवियसली इंजरी हुई उस टाइम पे इसका पता नहीं लगाया जा सका? एक्चुअली दो चीजें, एक तो अनडायग्नोस्ड अब नहीं रहता। आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो तब तो ये अनडायग्नोस्ड और मिसट्रीटेड जाता था, लेकिन अब जो है ना इट्स वेरी इजीली डायग्नोस्ड बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है इन दिस पर्टिकुलर केस जो लिगामेंटस इंजरीज हैं अब वो डायग्नोज हो जाती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जब हम बात करें ना तो वहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं। तो लोग यूजुअली जो है अभी भी इवन इन दिस era they prefer to go to the quacks and get treated by the jira, और वो पट्टियां बनवा लेते हैं। कोई कहता है कि आपने अगर घुटने का ऑपरेशन करवा लिया तो घुटना कभी सीधा नहीं होगा, कभी बेंड नहीं होगा, कभी उसमें रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज की रिकंस्ट्रक्शन है, वी आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 12 years इन अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 2 years हम ऑलमोस्ट जो है 100 केसेस जो हैं वो तकरीबन पर मंथ कर रहे हैं, जिसमें हम अब न्यूअर टेक्निक के साथ कर रहे हैं। हम आर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें बिल्कुल पेन होल सर्जरी होती है। विद 2 minor holes वी ऑपरेट एंड वी रिकंस्ट्रक्ट दिस लिगामेंट यूजिंग दी पेशेंट के अपने ही घुटने के पीछे से 2 पट्टे निकाल के उससे हम ये बना के रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन उसमें बहुत अहम एक बात है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये सर्जरी जो है इसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत स्पेशल रोल है एंड रिहेबिलिटेशन का। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो फिर स्टिफ होता है नहीं। अगर हम प्रॉपर रिहैब करें, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं 6 weeks के लिए, तो घुटना एज नॉर्मल आ जाता है जितना कि वो पहले होता है। और अक्सर ये लोग इसलिए नहीं करवाते कि जी ये करवा लिया तो फिर मैं खेल नहीं सकूंगा। खेलने खुलने का इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं होता है। अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, चाहे वो कबड्डी खेलता है, चाहे फुटबॉल खेलता है, चाहे वो स्क्वाश का प्लेयर है, अगर हम उनकी रिकंस्ट्रक्शन कर दें तो 6 महीने बाद they will be back on the track and they can do their sports। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? ये कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। ये वो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि मैंने ना 2-3 दफा पुलिस में ज्वाइनिंग की, लेकिन रह जाता हूँ सिर्फ क्या हाइट की वजह से। माशाल्लाह तो खुराक भी सब कुछ खाता पीता हूँ, वो खाता पीता है, अगर इस बारे में बेहतर रहनुमाई फरमा दे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर का सवाल था कि हाइट की वजह से रह जाता हूँ पुलिस में एंटर होने के लिए। बात है कि अल्लाह मियां ने ना सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आपकी हाइट भी जिस दिन काम आनी होगी वो जरूर काम आएगी, तो इसमें परेशान ना हो कि 1-2 इंच से जो है ना मैं रह जाता हूँ। मे बी अल्लाह मियां ने आपसे कोई और काम लेना है, सो डोंट गो आफ्टर दैट। सर्जरी होती है इसकी, लेकिन इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी।
And is सर्जरी it worth it? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। एक आप बोन को तोड़ेंगे 2 जगह से, फिर उसको लेंथन करेंगे और यू कैन इंक्रीज द हाइट टू अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर्स, तो इतनी हाइट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक लेकिन उसके लिए complicated procedure 6 महीने साल का टाइम है, फिर उसमें नॉन यूनियन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, complications एक हड्डी जुड़ी हुई लम्हे की बनाई हुई आप तोड़ के लंबी करेंगे तो उसमें फिर बिल्कुल। complications इससे पहले कि हो सकती मजीद है। गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में तो कुछ आ रही थी, बात कर रहे थे डिफरेंट बोन डिजीज़ के हवाले से, किस तरह से आप ना सिर्फ ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या अवेलेबल हैं, बट ऑल्सो के प्रिवेंटरी मेयर्स क्या हैं, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जितना आप हो सकता है बेहतर तरीके से अपने लाइफस्टाइल, डाइट और डिफरेंट चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। नर्व डैमेज बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बोन से, बट एट द एंड इट डज इम्पैक्ट, स्पेशली अगर हम बैक बोन की बात करते हैं या नेक बोन्स की बात करते हैं। जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, नर्व डैमेज कितना डेंजरस हो सकता है और पोटेंशियल क्या कॉजेज इसके पीछे होते हैं। नर्व डैमेज की ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमनली जिसकी आप लोअर बैक पेन के साथ नर्व डैमेज की बात करें उसको हम शैटिका कहते हैं। शैटिका ये होता है कि 2 जो वर्टिब्री होते हैं, जो मोहरे होते हैं हमारे लोअर बैक के, उनके दरमियान में अलहमिया ने कुशन रखा हुआ होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। वो जिलेटिनस मटेरियल होता है, तो वो पल्प उसका जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है बैक साइड पे, तो पीछे हराम मार्क्स और जो नसें होती हैं उनके ऊपर दबाव डालता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा दबाव हो और बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोट्रूड कर गया हो और लंबे अरसे तक रहे तो वो नर्व को और हराम मार्क्स को डैमेज कर सकता है। उसके डैमेज होने से ये होता है कि हमारी टांगों में सुनकर जो एहसास की नसें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, टांगें सुन हो सकती हैं, फुट ड्रॉप हो सकता है, यूरिन का कंट्रोल जो है वो हमारा जा सकता है। फुट ड्रॉप से मुराद ये होती है कि पाँव नीचे गिर जाता है, हम उसको उठा नहीं सकते, तो चल तो सकता है बंदा लेकिन पाँव घसीट के चल सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये जो पोटेंशियल हैजर्ड है ये हमें टाइमली आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना होता है। यूजुअली ये जो सीवियर कंप्रेशन होता है जिसको हम अपनी ज़बान में कॉर्ड एक्वाइना कहते हैं, उसके लिए तो सर्जरी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। जो माइल्ड टू मॉडरेट कंप्रेशन होता है वो मेडिसिन से, रिहैब से और फिजियोथेरेपी से जो है ना वो सेटल कर जाता है। जो दूसरी नर्व डैमेज की बात कर रही हैं अब, ट्रॉमेटिक नर्व डैमेज, उसमें भी हम एक्यूट रिपेयर करते हैं नर्व को, और उसमें हम प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंडरी रिपेयर कर सकते हैं। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और खुदा न खास्ता अगर हमारे पास मरीज रिपोर्ट ही लेट करे, जैसे कि हमारे पास 6 महीने बाद आए और उसकी नर्व में दोबारा रीजनरेशन ना हुई हो, तो फिर हम टेंडन ट्रांसफर कर देते हैं। टेंडन ट्रांसफर कहते हैं पट्ठों के ट्रांसफर को। हम जो पट्ठे बचे हुए होते हैं, फंक्शनल होते हैं, उनको उठा के उन पट्ठों के साथ लगा देते हैं कि जो काम नहीं कर रहे होते, तो फिर वो उनका काम भी टेकअप कर लेते हैं और पेशेंट जो है अपनी मूवमेंट को रीगेन कर लेता है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सना है। जी सना, बताएं, कुछ पूछेंगी, कुछ करेंगी? मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से ना मेरी ना पीछे के जो पट्टे हैं ना वो ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। मेरा बाजू जो कोनियां है ना वो मैं कहीं रख देती हूँ ना तो बाद में मुझसे उठाई नहीं जाती हैं। और मैं वैसे लेटी हो रही हूँ, फूट रही हूँ, लेकिन मेरे ना जो पट्टे वगैरह बहुत ज्यादा वीक है और मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सना कॉल करने के लिए। सना ने मेंशन किया कि उनका सी सेक्शन हुआ था, जिसके बाद से उनके बैक मसल्स और उनके जो एल्बो मसल्स भी वो कह रही थी कि अगर मैं कहीं पर रख लेती हूँ, अब वो मसल या जॉइंट इशू हो सकते हैं, जो रख लेती हूँ तो मेरे से उठाया नहीं जाता है दोबारा। ये वही बात है जो हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के बाद, सर्जरी के बाद प्रॉपर डाइट नहीं ली जाती, वेट को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो सना को यही एडवाइस है कि अच्छी खुराक लें, दूध, दही, अंडा इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, कैल्शियम वाली चीज़ें लें, विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने वज़न को कंट्रोल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें। जब तक आप अपना वज़न कंट्रोल नहीं करेंगी आपकी बैक एक ठीक नहीं होगी और ना ही ये जो आपकी एल्बो की दर्द है ये ठीक होगी। एहतियातन अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवा लें और यूरिक एसिड का लेवल चेक करवा लें।
जिस तरह से आपने बात की वेट कंट्रोल के हवाले से, इज देयर अ स्पेसिफिक इशू जिसकी वजह से खवातीन का वेट मतलब यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बढ़ता ही है, बट पोस्ट प्रेगनेंसी क्या वजूहात होते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। हफ्सा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी हफ्सा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताएं, कुछ पूछेंगी या शेयर करेंगी? जी मेरी बेटी की ना फिंगर टूटी थी आज से 2 साल पहले जी, तो उसकी मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जी, तो लेकिन वो अभी उसकी फिंगर की तरफ से मूवमेंट उसमें हो रही है। उसकी जो स्किन भी ऊपर उन्होंने ना गैगी से उसका प्रेस किया था अटैच स्किन। जी डॉक्टर साहब अगर आप कुछ पूछना चाहें हमारी कॉलर। सर कितना अर्सा हो गया उंगली को? ये उसकी फिंगर को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ जी, 2 किसके हुए हैं। इनकी जो ब्रेक हुई थी जिसको फ्रैक्चर कहते हैं, क्या वो जोड़ के अंदर तक फ्रैक्चर था या जोड़ के बाहर का फ्रैक्चर था, और क्या प्लास्टिक सर्जरी हुई थी? वो उसमें ना प्रोजेक्टर फैन में दे रखी है अपनी फिंगर। आवाज कट रही है, दोबारा आप बताएगा हफ्सा, अगर एक दफा आप रिपीट कर दें डॉक्टर साहब के लिए जो आप लास्ट में कह रहे थे। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपसे कॉल करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज़, तो हम आखिर में जो कह रही थी अफसा वो नहीं समझ पाए, लेकिन ओवरऑल डॉक्टर साहब मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि इनके जो बेटी की जो फिंगर का बात कर रही हैं वो चोट जो है इनके जॉइंट इंट्राआर्टिकुलर होगी, जॉइंट के अंदर तक गई हुई होगी, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉपरली जो है ना उसकी केयर नहीं हुई और वो स्टिफ हो गई है। वो देखना पड़ेगा कि उसमें जॉइंट के अंदर कितनी चोट है, आया पट्टे टाइट हैं या जोड़ खराब है, तो उसके मुताबिक फिर फर्दर किया जाए। डॉक्टर साहब वेट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पोस्ट प्रेगनेंसी खवातीन का वेट क्यों बढ़ जाता है? इसमें 2 वजूहात हैं, एक हार्मोनल टेंडेंसी है और दूसरा एक्सरसाइज ना करना। राइट। प्रॉपर एक्सरसाइज अगर करें तो फिर वेट नहीं बढ़ता। दूसरा, हम जो बैलेंस्ड डाइट है ना उसका कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। वो जो पोस्ट प्रेगनेंसी हम जिसको कहते हैं ना घी खिचड़ी टाइप वो खाना शुरू कर देते हैं ना, वी टेक ए लॉट ऑफ कार्ब्स एंड ए लॉट ऑफ फैट एंड फॉरगेट अबाउट दी प्रोटीन्स। तो उस वजह से जो है, और स्पेशली जब आपको हार्मोनल इश्यूज हो तो फिर उससे बहुत ज्यादा जो है ना वेट गेन हो जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइज इज वेरी मैंडेटरी फॉर दैट, स्पेशली इवनिंग और मॉर्निंग वॉक जो है ना about half an hour, that is very important. हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कसूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज क्लियरली सुन सकें। जी सर, मैं शफीक बात कर रहा हूँ जिला कसूर से। जी बताएं, क्या पूछेंगे या शेयर करेंगे? शेयर तो कुछ नहीं पूछना, ये कि मेरी ना फुप्पो को ना घुटनों में बहुत शदीद दर्द रहता है। तकरीबन उनकी एज है 56। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है कसूर से, जिनका सवाल है अपनी फुफ्फो से रिलेटेड, जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं। आई थिंक हम सब ये कह सकते हैं कि हमारे भी फैमिली में कोई ना कोई इस तरह के ज़रूर मौजूद हैं, एंड डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में अगर आप देखें, इवन 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, जिनके घुटनों में दर्द की शिकायत जिनको रहती है। कोई ख़ास वजह इसके पीछे? खास वजह देखें, ये कोई ऐसे डिजीज नहीं है जिस तरह हम कहेंगे कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस है या कोई इस तरह से है। ये जो द पॉइंट यू आर रेफरिंग टू इज ऑस्टियोआर्थराइटिस व्हिच इज वेरी प्रेवलेंट एंड कॉमन इन एल्डरली पीपल। कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी होते हैं जो कि आर्थराइटिस करवाते हैं, जैसे कि रूमेटाइड हो गया, गाउट हो गया या पोस्ट ट्रॉमेटिक हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना देखने को मिलता है, क्रॉनिक नी पेन, वो घिसने के अमल को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी हड्डियों के ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, चिकनी हड्डी जिसको हम बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम घिसना शुरू हो जाता है। और ख़वातीन में ऑस्टियोमलेशिया की वजह से, पोस्ट मेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ना वो तेज़ी से घिसता है। सेकेंडली, हम अपनी मेजॉरिटी के जितने भी
लिविंग की चीज़ें हैं ना वो ज़मीन पे बैठ कर फेंक के करते हैं, खाना ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, इबादत हमारी सारी जो है ज़मीन पे बैठ के हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना और इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना हमारा घुटना जो है ना अंदर से डैमेज करती हैं। तो जब वो कार्टिलेज इरोड हो जाता है तो बोन ऑन बोन आ जाती है, सख्त हड्डी के साथ जब रगड़ खाती है तो उसमें फिर जो है ना आपको ये प्रॉब्लम होती है और पेन होती है। बिल्कुल, इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने डिफरेंट बोन रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से। अब कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हवाले से भी बात करें। डेफिनेटली आई थिंक जब अगर आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं या अगर हॉबी के तौर पे भी अगर आप किसी स्पोर्ट को खेलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस के एट सम पॉइंट इन टाइम आपको इंजरी हो सकती है। सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी जो एक कॉलर भी आए थे, वो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है। जी जी, घुटने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लिगामेंट कहते हैं, कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर होते हैं, जो कि घुटने की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक रखते हैं। अगर वो टूट जाए तो उससे जो है ना घुटना अनस्टेबल हो जाता है और वो कभी राइट साइड को बेंड कर सकता है और कभी लेफ्ट को और कभी आगे और पीछे की तरफ। तो उसकी इंस्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इस तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इंटैक्ट हों। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं स्पेशली टीनेजर्स में डिफरेंट इंजरीज हो जाती हैं, क्योंकि एक तो ख्याल नहीं करते हैं, ऊपर से थोड़ा उस पॉइंट पर आप में इमोशनल आप थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, चार्ज अप ज्यादा होते हैं। उस एज में आपको एंकल स्प्रेन काफी कॉमन आता है। फिर आपकी सर्टेन स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर शोल्डर की डिसलोकेशन काफी कॉमन आती है। फिर इससे और ज्यादा स्पेरिटी में चले जाएं, ज्यादा सीवियर ट्रॉमा हो जाए तो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की कोई बोन जो है वो उसके फ्रैक्चर के साथ भी आ जाते हैं। और बेस्ट प्रिवेंटरी मेजर्स क्या होंगे? टीनेजर्स की बात करें, बच्चों की बात करें। देखिए, टीनेजर्स और बच्चों में स्पोर्ट्स इंजरी की प्रिवेंशन यही है कि दे मस्ट बी सुपरवाइज्ड और उन्हें प्रॉपर से जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहाँ प्रॉपर कोचिंग सिस्टम्स नहीं है और प्रॉपर कोचिंग सिस्टम्स ना होने की वजह से और प्रॉपर फिजियो ना होने की वजह से अक्सर टीम्स में अक्सर प्लेयर्स को जो है ना ये इंजरीज आ जाती हैं और फिर ये जो है ना रिकवर नहीं करते और उनका फिर कैरियर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ कॉल पर कपल ऑफ फैसलाबाद मिसेस नासिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे शो में आज कॉल की। कुछ शेयर करना चाह रही हैं, कुछ पूछना चाह रही है? हाँ बिल्कुल, क्यों। और पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि डाउट से कि ये जो चूल्हे की जो हड्डी टूटी है, नासिर अंकल की टूटी है, तो आप ये सारा रिपेयर किया है जी, तो उसके बाद ये जो पेन का जो ये सिलसिला चल रहा है उसको मैंने कैसे कवर करना है? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब अगर आप कुछ पूछना चाहें। पूछना नहीं है मुझे, आपने उनकी बात से सुन नहीं ली है, ये बताना है। हाँ जी जी मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस नासिर, आपने कॉल किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन के दिल जो है दिल खुश हो गया आपकी आवाज़ सुन के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिसेस नासिर जो है शी इज नोन टू मी। इनके हस्बैंड जो है नासिर भाई जो है, नासिर भाई की हिप बोन फ्रैक्चर हो गई थी अबाउट a couple of years back, तो आई डिड द सर्जरी। तो फिर हमने उनका जो है जॉइंट रिप्लेस किया था पार्शली, उनकी बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की थी। तो उसमें होता ये है कि बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी जब हम करते हैं तो पेशेंट को एक लिमिटेड लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं हम। तो उसमें लिमिटेड से मतलब ये होता है कि वो जॉगिंग, रनिंग या एक्स्ट्रा लेबोरियस जॉब्स नहीं करेगा। तो नासिर भाई जो हैं ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड एंड तो उस वजह से थोड़ा सा जो है ना उनको लोअर हिप पेन रहती है। कोई बात नहीं भाभी, वो ठीक हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखें उनका कितना सीवियर कार्डिक प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया ना, तो ये हिप प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह में आप दोनों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आप फैसलाबाद की शान है। आमीन। और बिल्कुल भी नजर से बचा के रखें आपको। आप लोग इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं और दिल को इतनी खुशी मिलती है कि बस अल्लाह ताला आपको हर तरह की बुरी नजर से
बुरे लोगों से, बुरे लोगों की बुरी इंटेंशन से अल्लाह ताला आप लोगों को बचा के रखे। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरीज की तरफ अगर एक दफ़ा हम फिर वापस आ सकें, डिफरेंट जिस तरह हम बच्चों की बात कर रहे थे या टीनेजर्स की बात कर रहे थे, जिस पॉइंट पर आपका करियर अभी सिर्फ स्टार्ट हो रहा होता है, अगर स्पेशली आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग 7 साल या 7 साल से पहले भी कई दफ़ा पेरेंट्स शुरू करवा देते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं, फिर भी कई सारे इस तरह के हम लोग देखते हैं, स्पोर्ट्समैन देखते हैं जिनके करियर सिर्फ एक ऐसे चोट से, एक स्प्रेन से, एक मसल इंजरी से ख़त्म हो जाते हैं कंप्लीटली। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या होता है जो एक इंजरी इतनी सीरियसली रिजल्ट कर सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये था कि मुझे तकरीबन 20 साल से मेरी वालदा के घुटनों में है और उनको पेन काफी ज्यादा रहता है। पहले एक उसका मतलब उससे कभी बंद, मैं उनसे यही वो पूछना चाहता था कि गैस के लिए कोई चीज है, उसके लिए पेन बहुत होता है, चल नहीं सकती, ऊपर नहीं चढ़ सकती कहीं पे। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? शेर साहब, आपकी वालदा की एज क्या है? जी सर। आपकी वालदा की एज क्या है? मेरी वालदा की एज 50। ओके। और को ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायत है? जी नहीं, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर लेवल। अगर आप हमें उनके एक्सरे दिखा सकते हैं तो हम आपको ज्यादा तफसील से बता सकते हैं उनका घुटने का प्रॉब्लम किस स्टेज पे है, और उसी के मुताबिक हम पे जो है ना फर्दर आपको कुछ बता सकते हैं। आमतौर पे हम जो है ये इस एज में, और अगर ग्रेड 1-2 हो तो मेडिसिन से ही पेशेंट को ठीक करते हैं या जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाने से ठीक करते हैं। और अगर एज थोड़ी ज्यादा हो और डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा हो, अगर ग्रेड 3-4 में हो डिजीज, बोन के जॉइंट स्पेस खत्म हो चुकी हो, फिर जोड़ तब्दीली का ऑपरेशन किया जाता है और हड्डियों के ऊपर नया खौल चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन भी वापस आ जाती है और मरीज जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक दफ़ा अपने कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कॉल करने के लिए, और डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकता है डिटेल के अंदर इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। एंड जिस तरह से आप डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि एक इंजरी, एक मसल इंजरी, एक सीरियस बोन इंजरी, एंड किस पॉइंट पे आप अगर किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, किसी पेशेंट से डील कर रहे होते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि दिस इज इट फॉर देयर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर। देखिए, जो इंजरी बात करें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। आपको किसी न किसी टाइम पे, किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी वक्त आपको वो इंजरी से जो है ना सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें एक तो बच्चों को और जो अर्ली स्पोर्ट्स होते हैं उनको ये समझाने की जरूरत है हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इंजरी। और फिर दूसरी, ये तो प्रिवेंटिव साइड आ गई ना, फिर जब इंजरी हो जाती है ना तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मेजॉरिटी अगर आप देख लें, जो लीग क्रिकेट खेली जाती है, जो फुटबॉल वगैरह टाउन लेवल पे या सिटी लेवल पे खेली जाती है, उनके साथ प्रॉपर फिजियो और ट्रेनर नहीं होते, ना ही उनको गाइड किया जाता है कि अब तुम्हें चोट लग गई है तो तुम 6 हफ्ते का रेस्ट करो, 6 महीने का रेस्ट करो, या अगर उसकी सिवियरिटी ज्यादा है तो तुम अपना 6 महीने का सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा के और फिर वापस आओ। उनको वैसे ही खिला दिया जाता है, वैसे ही दोबारा, उससे डिजीज प्रोसेस जो है ना वो एग्रीवेट कर जाता है। तो जब वो एक दफा एग्रीवेट कर जाता है ना तो फिर उसको कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें जो है ना लोकल लेवल पे जो है ना अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी भी प्रोफेशनल लीग्स हैं, क्रिकेट की हैं, हॉकी की हैं, फुटबॉल, स्क्वाश की हैं, उन सबको जो है ना बावर कराने की जरूरत है कि एक दफा जब इंजरी हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए। और मेरा एक जो पब्लिक मैसेज है ना कि पढ़ा एक बंदा ट्रेंड और अनट्रेंड कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो खुदा अब भी बस कर दें टू गो टू द बोन सेटलर्स, और ये जो जरा हैं उनके पास जाना बंद कर दें और प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के दरवाजे खुले हैं, प्राइवेट के दरवाजे खुले हैं, आए अपना प्रॉपर इलाज करवाएं
और अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो है ना लाइफ उसको एंजॉय करें। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, साहिवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नईम बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी नईम, बताएं, कुछ शेयर करेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा करना है। जी जी बिल्कुल, सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा ना लास्ट ईयर नवंबर में ना छत से गिरने से ना जो एंकल है ना पैर का वो टूटा था, तो उसकी सर्जरी करवाई थी, लेकिन जो है ना अभी स्वेलिंग नहीं जाती, जब चलता हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है और पेन होती है। वैसे जो है एक्सरे वगैरह में ठीक आती है, बिल्कुल ठीक हो गया है। एक्सरे में आपकी हड्डी नॉर्मल जुड़ चुकी है, कोई टेढ़ी तो नहीं जुड़ी? नहीं, ठीक, एक्सरे में ठीक होती है बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो एंकल की बात है, टखने के घुटना के टूटने की बात है ना, इसमें जब हम प्लास्टर वगैरह लगाते हैं या सर्जरी करके भी इसको इमोबिलाइज करते हैं तो उसके साथ जो है ना ये स्वेलिंग 6 महीने तक आती जाती रहती है। इसको सुडेक्स डिस्ट्रॉफी कहते हैं। जब हड्डी ने जुड़ना होता है ना तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि बाद में वहां से बोन रिजॉर्प्शन भी करवाती है। तो ये आपको 6 महीने तक दर्द आती जाती रहेगी। स्पेशली जो ये सर्दियां आएंगी, इन सर्दियों में आपको थोड़ा सा दर्द ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना ये सब सेटल कर जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं हमारे कॉलर का जो हमारे साथ मौजूद थे। डिस्कशन को रैप अप साहब, हमारे पास अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, क्या एडवाइस देंगे? एंड हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड आई लिव बाय दैट, एंड आई थिंक हम सबको ये रियलाइज करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली राइट। हमें सबको जो है अपने आप को इंजरी से बचा के रखना है। For sports people, they should learn how to protect themselves from the injury, and once the injury is there, तो उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे कैसे आपको बचा के रखना है, अपना प्रॉपर इलाज करवाना है। एंड फॉर पीपल हु लैंड विद अस विद ट्रॉमा, उनके लिए ये एडवाइस है कि रैश ड्राइविंग ना करें, हेलमेट पहने, प्रॉपर प्रोटेक्शन करें, सेफ्टी फर्स्ट के प्रिंसिपल को अपनाएं, चोट से बचें। जब तक वो चोट से नहीं बचेंगे तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और जो लो बैक और स्टंटेड ग्रोथ और ये सारी बातें हमने की, उसके लिहाज से ये है कि प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें और अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो इम्पोर्टेंस दें। जंक फूड से परहेज करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। अगर स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बॉडी मजबूत होगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे ऑडियंस के सवालात का जवाब देने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।